मेरी बीवी हामला थी, लेकिन हमारी गली का कुत्ता मेरी बीवी के पेट को देखता तो भौंकता रहता था। अब मैं बहुत परेशान था कि ये क्या माजरा है। मैं जब भी बीवी से पूछता तो वो कोई ना कोई बात बना दिया करती थी। एक दिन मेरी बीवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। मैं फौरन ही अस्पताल ले गया तो डॉक्टर्स ने दाखिल कर लिया और ऑपरेशन थिएटर में ले गए। उसके बाद जैसे ही बच्चे को देखा तो होश उड़ गए, क्योंकि वो तो इंसानी बच्चा नहीं। मेरा नाम उवैस है। मैं अभी कुछ महीनों पहले ही इस शहर में नौकरी करने के लिए आया था। ये शहर मेरे लिए नया होने के साथ साथ बहुत ही अजीब भी था। अजीब इसलिए था क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत खुला था, क्योंकि जिस गांव में मैं रहकर आया था वहाँ पर बहुत ही घुटा घुटा सा माहौल था। मैं 25 साल का हो गया था, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं अपनी फैमिली के साथ गांव में रहता था, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर में ही नौकरी करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि शहर में नौकरी करने का भी एक अलग ही मजा है। मैंने यहीं पर एक फ्लैट किराए पर ले लिया था और अभी मेरी नौकरी को सिर्फ कुछ ही महीने गुजरे थे। इतनी जल्दी तो मुझे मेरी कंपनी फ्लैट नहीं दे सकती थी। मैंने ये फ्लैट एक कॉलोनी में लिया था। मैं सुबह को ऑफिस जाने के लिए निकलता था और शाम 5 बजे तक घर पर वापस आ जाता था। यहाँ पर मैंने बातचीत करने के लिए कुछ दोस्त भी बना लिए थे। वैसे मेरा एक दोस्त और भी था, वो मेरे ही साथ मेरी ही कॉलोनी में रहता था, लेकिन हम दोनों की फ्लैट अलग अलग थे। वो शादीशुदा था, वो भी गाँव से ही आया था मेरे साथ नौकरी करने के लिए, लेकिन अपनी बीवी और बच्चों को साथ लेकर आया था। मेरे वालिदैन का कहना था कि वो भी मेरी शादी जल्द ही कर देना चाहते हैं, लेकिन अभी मैं शादी नहीं करना चाहता। पहले मैं कुछ कमा लेना चाहता था। मैं जिस कॉलोनी में रहता था यहाँ पर मैंने एक लड़की को देखा था जो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वो शायद यहीं पर ही रहती थी। उसको पहली नजर में देखकर ही मैं उस पर अपना दिल हार बैठा था। वो मुझे बहुत पसंद आई थी। उसका नाम तहरीन था। तहरीन को पहली नजर में देखकर ही मुझे उससे प्यार हो गया था। मैंने उसको पाने की चाहत कर ली थी। मैं उसके बारे में भी कुछ जानता भी नहीं था, लेकिन फिर मैंने अपनी कॉलोनी में रहने वाले एक दोस्त से उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकलवा ली थी। वो इस कॉलोनी के फ्लैट में अकेली अपनी माँ के साथ रहती थी। वो यहाँ के एक पार्क में मिली थी। इस शहर में आने के बाद मेरी नौकरी भी बहुत अच्छी चल रही थी और मैं अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा अपने गाँव भेज दिया करता था, जिससे मेरे घर वाले भी काफी खुश थे। मेरी 2 छोटी बहनें थी, बड़ा मैं ही था और शादी भी पहले मेरी ही होनी थी। मेरे वालिदैन ने मुझे फुल छूट दी हुई थी कि मैं अपनी मर्जी के मुताबिक शादी कर सकता हूँ और जिस लड़की से चाहूँ उससे शादी कर लूँ। उनको कोई मसला नहीं होगा। इसलिए मुझे किसी से भी शादी के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे वालिदैन ने मुझे पहले से ही इजाजत दी हुई थी। 2 महीने की जान पहचान और उसके बाद धीरे धीरे दोस्ती ने हम दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता कायम कर दिया था। हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पहचान गए थे और एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। मुझे नहीं पता था कि तहरीम इतनी जल्दी मुझसे मोहब्बत कर बैठेगी। हम दोनों ने शादी करने का इरादा कर लिया था। मैं तो तहरीम से जल्दी शादी करना चाहता था, क्योंकि वो बहुत दुख भरी जिंदगी जी रही थी। वो अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी और फैक्ट्री में काम करती थी। तहरीम एक ऐसी लड़की थी जिसे शायद सहारे की जरूरत थी। मैं उसका सहारा बनना चाहता था, लेकिन वो किसी से सहारा मांगने से डर रही थी। उसकी जिंदगी में 2 साल पहले एक खतरनाक तूफान आया था। मैं तो अभी कुंवारा ही था। मुझे एक अच्छी जीवन साथी की जरूरत थी, जो कि मुझे सिर्फ तहरीम में ही दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बेचारी की एक बार शादी हो चुकी थी और उसका शौहर मर चुका था। उसकी शादी को 2 साल ही हुए थे जब उसका शौहर उसे दुनिया से छोड़कर चला गया और उसके ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर वो अपनी बीमार माँ के साथ जाकर दोबारा से रहने लगी थी और अब तो वो जॉब करने लगी थी और अपनी माँ का इलाज भी करवा रही थी। उसने मुझे बताया था कि उसके ससुराल वालों ने उसके शौहर के मरने के बाद उसे बहुत ज्यादा तंग किया था और वो बहुत ज्यादा लालची लोग थे। इसी वजह से तहरीम शादी नहीं करना चाहती कि कहीं उसके दूसरे ससुराल वाले भी ऐसे ही ना हो, लेकिन मेरे घर वाले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे और वैसे भी मैं तो यहीं पर नौकरी करता था, इसलिए शादी के बाद मुझे अपनी बीवी के साथ भी यहीं पर ही रहना था। मुझे उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई थी, लेकिन जब से मैं उससे मिला था वो बहुत ज्यादा परेशान थी और वो मुझे अपने हालात रो रो कर सुनाती थी। मर्द की तो कमजोरी होती है कि अगर किसी रोती हुई औरत को देख ले तो वो वजह जानने की जरूर कोशिश करता है, चाहे वो मदद करने के काबिल हो या नहीं हो, पर जाना जरूर चाहता है। तहरीम बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसने कहा कि ये दुनिया बहुत बुरी है, मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया, अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। एक माँ है, वो भी बीमार रहती है, उनकी दवाइयों का खर्चा और अपना पेट भरने के लिए मुझे जॉब करने के लिए निकलना पड़ गया। हम दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें किया करते थे। हम दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर भी शेयर कर लिए थे। हम कभी कॉल पर बात करते तो कभी मिल लिया करते थे। हम लोग एक ही कॉलोनी में रहते थे। वो अपने ससुराल वालों से सारे ताल्लुक खत्म कर चुकी थी। वो अपना सब कुछ छोड़कर अपनी माँ को यहाँ लेकर इस कॉलोनी में रहने के लिए आ गई थी। वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में भूल जाना चाहती थी। मेरी पहली मुलाकात उससे पार्क में हुई
थी और वो वहां पर बातों ही बातों में मैंने उससे कहा था कि मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, तो उसने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा कि आप अकेली कैसे जाओगी, तो उसने कहा कि मैं अकेली नहीं हूँ। तो अचानक उसने सीटी बजाई और सामने से ये भागता हुआ एक ब्लैक रंग का बड़ा सा कुत्ता उसकी तरफ भागता हुआ आ गया था। मुझे पता था कि वो उसका कुत्ता था। मैंने कहा कि ये कुत्ता आपका है, तो उसने कहा कि हाँ ये मेरा कुत्ता है, आपको कैसा लगा, अच्छा है ना। मैंने कहा हाँ ये अच्छा तो है, लेकिन ये तो बड़ा ही खतरनाक लग रहा है। फिर उसने मुझे बताया कि हाँ ये अपने मालिक के अलावा किसी से भी लड़ झगड़ सकता है और हमला भी कर सकता है, लेकिन आप फिक्र मत करो, रैम्बो बहुत ही अच्छा कुत्ता है। मैंने कहा इसका नाम रैम्बो है, तो उसने कहा हाँ इसका नाम रैम्बो है। दरअसल ये मेरे शौहर का कुत्ता था, वो इसे खरीद कर लेकर आए थे। वो इससे बहुत प्यार किया करते थे, उन्होंने हमेशा इसे अपनी औलाद की तरह प्यार किया था, इसलिए बिल्कुल उनके साथ किसी इंसान की तरह रवैया करता था और इन्हें बहुत अच्छे से जानता पहचानता था। शादी से पहले मुझे जानवरों से बहुत डर लगता था, लेकिन जब मैं उनकी जिंदगी में आई तो फिर अपने शौहर के साथ साथ मुझे भी इससे मोहब्बत हो गई थी, क्योंकि ये है ही इतना अच्छा। आप ये समझ लो कि ये मेरे शौहर की आखिरी निशानी है, इसलिए मैं इसे अपने ससुराल से यहाँ ले आई थी। अब ये हमारे साथ ही रहता है, ये मेरा हमेशा अपने मालिक की तरह ख्याल रखता है, कभी किसी अनजान इंसान को मेरे करीब नहीं आने देता। अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो ये उस पर हमला कर देता है। ये एक तरह से मेरा बॉडीगार्ड है, मुझे इसके साथ रहना अच्छा लगता है। इस कुत्ते को मेरा शौहर 2 लाख रुपए का लेकर आया था, ये कोई मामूली कुत्ता नहीं है। अगर ये कुत्ता जवान होता तो और भी महंगा होता। मैंने इस कुत्ते के ऊपर हाथ फेरने की कोशिश की तो तहरीम ने कहा क्या अभी नहीं, अभी आपकी इससे दोस्ती नहीं हुई, पर ये आजकल बहुत ज्यादा परेशान है और उदास रहने लगा है। ये अपने मालिक के जाने के बाद हमसे गुस्सा हो गया है। मैं इसको घर से बाहर सैर कराने के लिए लेकर आती हूँ ताकि इसका दिल बहल जाए। मुझे उसकी बातें बहुत अजीब लगी थी, शायद वो जरूरत से ज्यादा जज्बाती लड़की थी। फिलहाल थोड़ी देर के बाद वो वहां से चली गई थी, पर मैं सारा दिन उसी के बारे में सोचता रह गया था। फिर इसी तरह कई बार उसकी और मेरी मुलाकात कहीं न कहीं हो जाती थी। हम दोनों की मोहब्बत का सिलसिला चल निकला था, वो मुझसे प्यार करने लगी थी। उसके बाद हम दोनों ने फैसला कर लिया था कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं तहरीम का सहारा बनना चाहता था और उसको संभालना चाहता था। उसकी जिंदगी की कहानी बहुत ही अजीब थी, उस बेचारी ने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया था। अब मैं उसको और ज्यादा तकलीफ में नहीं देख सकता था। पता नहीं क्यों मुझे उससे एक अजीब सी मोहब्बत हो गई थी। उसकी छोटी सी भी तकलीफ मेरे लिए बहुत बड़ी हो जाती थी। मैंने अपने वालिदैन से इस बारे में बात कर ली थी और उनको तहरीम की फोटो भी भेज दी थी। उन्हें वो बहुत पसंद आई और उन्होंने मुझे तहरीम से शादी करने की इजाजत भी दे दी थी। मेरे घर वालों को मेरी पसंद पर बहुत खुशी हुई थी, लेकिन मैंने उनको ये नहीं बताया था कि तहरीम की पहले एक शादी और हो चुकी है और उसका शौहर मर चुका है। शायद मेरे वालिदैन ये बात सुनने के बाद मुझे उससे शादी नहीं करने देते। तहरीम ने अपने पहले शौहर के बारे में बताया था कि वो अपने पहले शौहर को बहुत प्यार करती थी और उसके साथ लव मैरिज हुई थी। उसका नाम अहमद था। वो कहती थी कि मेरा शौहर बहुत अच्छा था और मुझसे बहुत प्यार करता था और मेरा बहुत ख्याल भी रखता था। मैं उसके सामने लाचार बन गया था। मैं तो पहले से ही उसकी मोहब्बत में लाचार हो गया था। मैं उसकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करता था ताकि मेरी उसके सामने और इज्जत बढ़ सके और वो अपने मरे हुए शौहर को भूलकर मेरे साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे और अपने दिल में ये ठान ले कि मैं उसका बहुत ख्याल रखता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। हमने जल्द से शादी करने का इरादा कर लिया था। तहरीम की माँ भी हम दोनों की शादी के लिए मान गई थी। उन्हें भी इस शादी से कोई मसला नहीं था, बल्कि वो तो बहुत खुश हो रही थी कि उनकी बेटी को एक आवारा और उसका ख्याल रखने वाला लड़का मिल रहा है। तहरीम और हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे थे। वो कह रही थी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने शौहर के जाने के बाद फिर से खुश रह पाऊंगी, लेकिन आपके साथ मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। हम दोनों ने तय कर लिया था कि अगले हफ्ते हम दोनों शादी कर लेंगे। मैंने अपनी शादी के बारे में अपने वालिदैन को बताया था और उनसे कहा था कि आप लोग भी शहर आ जाओ, लेकिन मेरे वालिदैन ने जिद की थी कि मैं अपनी बीवी को लेकर गांव चला आऊं और मेरी शादी वहीं से ही हो, क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा था और वो लोग मेरी शादी पर अपने सारे अरमान पूरे करना चाहते थे। मैंने जब इस बारे में तहरीम को बताया तो उसने साफ साफ इंकार कर दिया था। उसने कहा अवैस, तुम जानते हो कि मेरा शौहर कितना बड़ा बिजनेसमैन था और वो शहर में रहता था और मैं कभी भी गांव नहीं गई। मैंने अपनी सारी जिंदगी शहर में ही रहकर गुजारी है, मैं कभी गांव नहीं जा सकती। मैंने उसको समझाया था कि मैं अपने वालिदैन की खुशी की वजह से वहां पर शादी करना चाहता हूं ताकि उन लोगों के अरमान पूरे हो जाए। बस शादी करने के एक हफ्ते बाद हम यहाँ पर वापस आ जाएंगे। उसने कहा कि इस एक हफ्ते में मेरा यहाँ पर काफी कुछ बदल जाएगा। उसने मुझे गाँव जाने से साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि शादी यहीं ही होगी। मैंने जब इस बारे में अपने वालिदैन को बताया तो वो लोग भी नहीं मान रहे थे, इसलिए मैंने उसकी ही बात मान ली और शहर में ही कोर्ट मैरिज कर ली थी। इस बात से मेरे वालिदैन भी नाराज हो गए थे और नाराज होते भी क्यों नहीं, क्योंकि उनका इकलौता बेटा होते हुए मैंने उनके
सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। फिर मेरी छोटी बहनें भी थी जिन्हें मेरी शादी की बहुत चाह थी, वो भी रोती हुई रह गई थी। मैंने अपनी फैमिली के साथ ये करके अच्छा नहीं किया था, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। कई दिनों तक मेरे घर से तो कोई कॉल भी नहीं आई थी। इस तरह से तहरीम मेरी जिंदगी में आ गई थी और उसने अपना सामान भी मेरे फ्लैट में शिफ्ट करवा लिया था। तहरीम की माँ अपने बड़े बेटे के यहाँ पर रहने के लिए चली गई थी। शादी के बाद हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरने लगी थी। वो कहने लगी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे फिर से अच्छा हम सफर मिल जाएगा। मेरी किस्मत शायद बहुत अच्छी है। हम लोगों की जिंदगी ऐसे गुजर रही थी जैसे किसी फिल्म के हीरो हीरोइन की जिंदगी होती है। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। वो रैम्बो को भी अपने साथ लेकर आई थी और वो भी अब मेरे घर में ही रहता था, जबकि मैं इस सब के खिलाफ था। मुझे जानवर को घर में रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और ये कुत्ता भी मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक लगता था। उसके लिए मैंने बाहर एक जगह बना दी थी। वो मेरे साथ थोड़ा ठीक तो हो गया था, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से उसके साथ रहता था। तहरीम ने बताया कि जब इसका पहला शौहर इस दुनिया से गया तो ये बहुत उदास हो गया और ये उसको बहुत याद करता है क्योंकि वो इसका मालिक था। मैंने कहा था कि हाँ, जानवरों में भी तो फीलिंग होती है और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके अंदर बिल्कुल इंसानों जैसी फीलिंग होती है। बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जो इंसान से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। और मेरी शादी को भी 2 महीने ही गुजरे थे जब अचानक एक दिन तहरीम की तबीयत खराब हो गई। मैं ऑफिस में था और पड़ोस के घर से मुझे कॉल आई थी कि आपके घर में जो कुत्ता रहता है वो जोर जोर से भौंक रहा है, वो लगातार आवाज निकाल रहा है, ऐसा लगता है जैसे वो किसी परेशानी में है। आप जरा अपने घर में जाकर देखिए कि आपके घर में क्या परेशानी है। मैं जल्दी ऑफिस से घर आ गया और जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ तो हैरान रह गया था कि मेरी बीवी जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। तभी तो रैम्बो इतना शोर मचा रहा था। मैंने तहरीम को फौरन अपनी गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गया था। डॉक्टर ने एक बहुत अच्छी खबर सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि आपकी बीवी हामिला है। इस बात से मैं बहुत खुश हुआ था और सबसे पहले मैंने कॉल करके इस बारे में अपने घर वालों को बताया था। इस बात को सुनकर उन लोगों की नाराजगी भी अब थोड़ी कम हो गई थी। उन्हें लगता था कि शहर की लड़की से शादी करने के बाद मैं शहर का ही हो गया हूँ। हमारी शादी को 2 महीने हो गए थे और ये खुशखबरी हमें जल्द ही मिल गई थी। हम दोनों तो बहुत खुश थे। जब मैं तहरीम को अस्पताल से घर लेकर आया तो रैम्बो उसको देखकर बहुत ज्यादा भौंक रहा था। वो बार बार ही ऐसा कर रहा था। तहरीम उसकी तरफ देखकर कहने लगी, अब मैं आ गई हूँ, सब कुछ ठीक है। मैंने उससे बताया कि तुम बेहोश हो गई थी तो ये इसी तरह से शोर मचा रहा था। तभी तो मुझे पड़ोस वालों ने फोन करके उसकी वजह बताई तो मैं जल्दी से घर आ गया था, वरना तो मैं एक बहुत जरूरी मीटिंग में जाने वाला था। अगर मैं मीटिंग में चला जाता तो मैं शाम को ही घर वापस आता। मैंने कहा, ये तुम्हारा कुत्ता तो बहुत अच्छा है और सच में तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। आज इसकी वजह से तुम्हारी जान बच गई। लेकिन वो अभी भी जोर जोर से भौंक रहा था। मैंने उससे कहा, लेकिन ये अब क्यों भौंक रहा है? तो वो कहने लगी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, शायद इससे भूख लगी होगी, वो उसको खाना देने के लिए चलेगी। लेकिन उसके बाद भी वो उसी तरह से भौंके जा रहा था। तहरीम को उस पर गुस्सा आ गया था और उसने कहा कि मेरी तबीयत खराब है रैम्बो, तुम क्या चाहते हो? वहां से चली गई। कभी कभी तो मैं भी तंग आ जाता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा शोर मचाता था। एक दिन मैंने अपनी बीवी को अपने पास बिठाया और उससे कहा कि देखो तहरीम, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो मेरी तरफ ध्यान देते हुए कहने लगी, जी। और आजकल तो वो बहुत ज्यादा खुश थी। कहने लगी कि हाँ बताओ क्या बात है। मैंने कहा कि देखो, अब हमारे घर में बच्चा भी आने वाला है और ये एक जानवर है, इसका कोई पता नहीं कि कब क्या कर दे। घर में एक छोटा बच्चा होगा और ये भी रहेगा तो मैं बहुत परेशान रहूंगा। मैं जितनी देर घर से बाहर रहूंगा मुझे टेंशन होती रहेगी। अगर तुम घर के कामों में बिजी हुई और उसने मेरे बच्चे के साथ कुछ कर दिया तो क्या होगा? तहरीम ने मेरी तरफ देखकर कहा, नहीं रैम्बो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम नहीं जानते कि वो पालतू कुत्ता है, वैसी हरकत नहीं करेगा। तहरीम ने बताया कि हमारे घर में कुछ मेहमान रहने के लिए आ गए थे। वो लगभग 15 दिन तक हमारे घर पे रह रहे थे। उनके साथ उनके बच्चे भी थे। तब तो रैम्बो ने कुछ भी नहीं किया था। मैंने कहा, देखो तहरीम, जानवर का कभी कोई भरोसा नहीं होता। ये तुम्हारी तरफ देखकर बहुत भौंकता है। मैंने नोट किया है कि ये तुम्हारे पेट की तरफ देखकर ही ज्यादा बोलता है। ऐसा लगता है कुछ कहना चाहता है। शायद अभी से ही इसे हमारे बच्चे से नफरत होने लगी है। ये अपनी नफरत का इजहार कर रहा है। मेरी बात सुनकर तहरीम को अचानक से गुस्सा आ गया था। उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसे क्या पता कि मैं माँ बनने वाली हूँ, वो एक जानवर है। तुम कैसे बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो? मैंने आपसे कहा ना कि ये मेरे पहले शौहर की आखिरी निशानी है और मैं अपने पहले शौहर की निशानी को खुद से जुदा नहीं कर सकती। मैंने कहा, मैं अब तुम्हारे पहले शौहर की कोई भी निशानी तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तुम बार बार उसकी बात छेड़ती हो और कहती हो कि मेरे पहले शौहर की आखिरी निशानी है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि निशानियां तो उस इंसान की संभाल कर रखी जाती है ना जिस इंसान से हमें मोहब्बत होती है। वो कहने लगी, अवैस, मैंने आपसे कभी कोई झूठ नहीं बोला। मुझे मोहब्बत थी अपने पहले शौहर से। मैं उससे बहुत प्यार करती थी और हमेशा करती रहूंगी। वो दुनिया में नहीं है, चला गया है यहाँ से। अब आप क्या चाहते हो कि मैं उसे नफरत करने लग जाऊं? अगर मैं उसे नफरत कर सकती हूँ तो फिर मैं आपसे भी नफरत कर सकती हूँ। उसकी इस बात पर मुझे
बहुत गुस्सा आ गया था। मैंने कहा कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, इतना शायद तुम्हारा पहला शौहर भी नहीं करता होगा। मैं तुम्हारी जिंदगी में हूँ, मैंने तो कभी तुम्हारे सामने किसी दूसरी लड़की का जिक्र तक नहीं किया, और मैंने किसी दूसरी लड़की को पसंद तक नहीं किया, लेकिन तुम्हें तो देखते ही मैं तुम पर फिदा हो गया था और तुम भी तो मुझे देखते ही मुझ पर फिदा हो गई थी, मुझसे प्यार करने लगी थी। मुझे लगता था कि तुम अपने पहले शौहर को सिर्फ अच्छे लफ्जों में ही याद करती होगी। उसने कहा कि आप क्यों मुझसे लड़ाई झगड़ा कर रही हो। मैंने उससे कहा कि मुझे ना तो कोई लड़ाई करनी है और ना ही कोई झगड़ा, बस तुम इस कुत्ते को इस घर से निकाल दो। वो कहने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसे नहीं निकाल सकती, और मैं इसे कहाँ निकालूंगी, हम इसे जहाँ भी छोड़ देंगे ये वापस मेरे ही पास आ जाएगा। और फिर ये कोई आम कुत्ता नहीं है, ये 2 लाख रुपए का कुत्ता है, इसे यहाँ पर कोई भी चोरी कर सकता है, क्योंकि इस तरह के कुत्ते हर जगह नहीं पाए जाते, ये सिर्फ दूसरे ममालिक में ही होते हैं। अगर इसे किसी ने चोरी कर लिया तो वापस भी नहीं करेगा। मैंने कहा कि फिर इसको बेच देते हैं, तो इस बात पर उसका दिल बहुत दुख गया था। उसने कहा कि ना मैं इसको बेचने दूंगी, ये बेचारा पहले ही काफी उदास था क्योंकि इसका मालिक इस दुनिया से चला गया। मैं अच्छी इंसान हूँ, बुरी इंसान नहीं जो मुझे उसकी फीलिंग की कदर ही ना हो, चाहे वो फीलिंग किसी जानवर की ही क्यों ना हो। और मैं आपसे भी यही उम्मीद रखती हूँ। मैं अपनी बीवी के सामने शर्मिंदा होने लगा था क्योंकि मैंने भी उससे यही कहा था कि मैं भी एक नरम दिल और एक अच्छा इंसान हूँ, जबकि मैं ऐसा था ही नहीं। लेकिन मैं क्या कर सकता था, मैं खामोश हो गया। दिन इसी तरह से गुजरने लगे थे। वो कुत्ता तहरीम के पेट की तरफ देख देखकर बहुत ही शोर मचाता था। अब ये बात तहरीम ने भी नोट करना शुरू कर दी थी और वो इससे दूर दूर रहती थी। मुझसे कहती थी कि आप जाकर इसे खाना दे दो। मैं जब उस कुत्ते को देखता मुझे भी डर लगता था। ऐसा लगता था कि जैसे वो भी मुझ पर छलांग मारने वाला है और ये मुझ पर हमला कर देगा। एक रात मेरी बीवी मेरे बराबर में सो रही थी और वो सोते सोते ही कुछ बोल रही थी। मुझे लगा कि वो नींद में है और सच में वो नींद में ही थी। लेकिन वो जिस मर्द का नाम ले रही थी वो मैं नहीं था, बल्कि उसका पहला शौहर था। वो अपने पहले शौहर का नाम बार बार ले रही थी। वो गहरी नींद में थी और कह रही थी कि मैं आपके पास आना चाहती हूँ और आपके बिना नहीं रह सकती। आप मुझे छोड़कर इतनी जल्दी क्यों चले गए। मैं उसकी बातों पर उठकर बैठ गया था और उसकी बातों पर गौर करने लगा। मुझे उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि कोई भी शौहर बीवी के मुंह से किसी दूसरे मर्द का नाम नहीं सुन सकता। ये औरत तो अभी तक अपने पहले शौहर से मोहब्बत करती थी, ये तो अभी भी उसकी दीवानी थी और ये उसको अभी तक भूली ही नहीं थी। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया था कि तुमने मुझसे शादी ही क्यों की, तो उसने मुझसे कहा क्योंकि आप एक अच्छी इंसान हो। मैंने कहा कि ऐसा क्यों किया, मैं सिर्फ अच्छा इंसान था इसलिए तुमने मुझसे शादी की थी, तो मुझे पसंद नहीं करती थी। उसने कहा पसंद तो करती हूँ मैं आपको, आखिर पसंद ना करने वाली क्या बात है। आपने मुझे उस टाइम सहारा दिया, आपकी मोहब्बत ने मेरा साथ दिया जब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में थी। अगर आप मुझे नहीं मिलते तो मैं अपने शौहर के दुख में ही मर जाती। मुझे अपनी बीवी की हर बात पर गुस्सा आ रहा था, मतलब उसने सिर्फ मुझे अपने सहारे के लिए रखा हुआ था, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी। एक दिन मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ गया था और मैंने उससे कह दिया था कि देखो मैंने तुमसे झूठ बोला, मैंने उससे कुछ बातें झूठ कही थी। कहा था कि मेरा एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था, मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, मैंने उसे छोड़ दिया था। जब उसने मुझे छोड़ दिया था तो मेरी आंखों में आंसू नहीं आए थे। मैंने तुमसे झूठ बोला था, लेकिन तुम अपने पहले शौहर का जिक्र मेरे सामने मत किया करो। मेरी बात सुनकर तहरीम खामोश हो गई थी। उसने कहा कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। मैंने तो सोचा था कि आपकी जिंदगी में पहली और आखिरी लड़की सिर्फ मैं ही हूँ। मैंने सोचा था कि आपने मेरे अलावा कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, लेकिन आपने मोहब्बत की है तो भी आप मेरे साथ लड़ते झगड़ते रहते हो। उस लड़की ने आपको धोखा दिया, लेकिन मैंने तो आपको कोई धोखा नहीं दिया। मैं तो आपके साथ बहुत सीरियस थी और आपसे प्यार करने लगी थी, तब भी आप मुझसे इस तरह की बातें करते हो। मैंने कहा कि तुम जो भी समझो, लेकिन अब तुम्हें अपने पहले शौहर का नाम तक अपनी जुबान पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तुम मुझसे शादी कर चुकी हो, तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारा अब अपने पहले शौहर से कोई लेना देना नहीं है। वो इस दुनिया से चला गया तो तुम्हें भी अपने शौहर को अपने दिल से निकाल देना चाहिए। अब अगर तुमने अपने शौहर का नाम लिया तो मैं इसे बेवफाई समझूंगा, फिर तुम में और मेरी पहली गर्लफ्रेंड में कोई फर्क नहीं रहेगा। वो कहने लगी क्या मतलब है आपका, बेवफाई एक ऐसे इंसान से जो इस दुनिया में ही नहीं है। तो मैंने कहा हाँ तुम जो भी कहो, बस अब अगर तुमने उसका नाम लिया मैं समझूंगा कि तुम मुझे तकलीफ देना चाहती हो। मेरी बीवी ने उसका नाम तो नहीं लिया था, लेकिन वो मुझसे दूर दूर रहने लगी थी। उसका मूड मेरी तरफ से ऑफ रहता था, वो मुझसे कोई बातचीत भी नहीं करती थी पहले जैसे मेरे साथ रहती थी और ना ही मेरे साथ अपने दिल की कोई बात करती थी। औरत की खामोशी तूफान आने का अंदेशा होती है। एक खुश औरत कभी भी खामोश नहीं होती। जो औरत खामोश हो जाती है इसका यही मतलब होता है तो वो खुश नहीं है, या फिर उसकी खामोशी के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह छुपी हुई है। मेरी बीवी बैठे बैठे कहीं भी खो जाती थी और मैं यही समझता था कि वो अपने पहले शौहर की यादों में खोई हुई है। वो शौहर जो इस दुनिया से जा चुका है। वक्त इसी तरह से गुजरने लगा था और एक दिन मेरी बीवी की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। मैं उसे इमरजेंसी में ही करीब के एक अस्पताल में लेकर चला गया था। ये वो डॉक्टर नहीं था जिनके पास मेरी बीवी का मुआयना हो रहा था, पर मैं जल्दबाजी में उसे यहाँ लेकर आ गया था। उस डॉक्टर ने कहा था कि इनका तो टाइम पूरा हो गया है, हमें फौरन ही इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा।
मैंने कहा क्या डॉक्टर ये बच्चा जल्दी पैदा नहीं हो रहा? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जल्दी पैदा नहीं हो रहा, बल्कि पूरे 9 महीने हो गए और 9 महीने से भी कुछ दिन ऊपर हो गए। मैं डॉक्टर की इस बात को सुनकर हैरान हो गया था, क्योंकि अगर ऐसी बात थी तो फिर मामला कुछ गड़बड़ जरूर था। इस पर डॉक्टर ने कहा कि जरूरी नहीं कि अगर शादी जनवरी में हुई है तो औरत फरवरी में ही बच्चा कंसीव करे। कुछ औरतें बहुत जल्दी कंसीव कर लेती है, लेकिन अभी ये बातें करने का टाइम नहीं है। आप पैसों का इंतजाम करो, हमें ऑपरेशन करना होगा, वरना बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। मैंने जल्दी से सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी थी। मेरी बीवी का ऑपरेशन हो गया था। मेरी बीवी ठीक थी, उसे ऑपरेशन रूम से कमरे में लेकर आए थे। बच्चे को 24 घंटे के लिए मशीन में रखा गया था। बच्चे की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था कि 24 घंटे के बाद बच्चे को मशीन से निकाल लिया जाएगा। मेरी बीवी अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान थी। मैंने उसको समझाया था कि तुम परेशान मत हो, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है और अल्लाह ने तुम्हें बेटे से नवाजा है। क्या नाम सोचा है तुमने उसका? उससे पहले मैं कुछ और पूछता, वो कहने लगी कि मैंने तो इसका नाम, वो किसी का नाम लेने की कोशिश कर रही थी मगर बोलते बोलते रुक गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो ये कहना चाहती है कि वो अपने बच्चे का नाम अपने पहले शौहर के नाम पर रखना चाहती है, लेकिन वो खामोश हो गई थी। जब नर्स बच्चे को लेकर आई तो मैं बच्चे को देखकर हैरान रह गया था। बच्चा बहुत ही ज्यादा सांवले रंग का था, जबकि मेरी बीवी भी बिल्कुल सफेद थी और मैं भी काफी खूबसूरत था। पर यह बच्चा सांवला कैसे हो गया था? डॉक्टर ने कहा था कि बच्चे तो काफी सारे रंग बदलते हैं, आप अभी से ही परेशान हो रहे हो। जैसे ही हम बच्चे को लेकर घर में दाखिल हुए तो रैम्बो दौड़ता हुआ हमारे पास आ गया था और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया था। मैंने उससे कहा कि ये क्या कर रहा है, इसे बच्चे से दूर रखो, कहीं ये बच्चे को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। मैं परेशान होने लगा था, पर इस बात पर वो हंसने लगी और उसने कहा कि ये खुश हो रहा है। आज बहुत दिन बाद मैंने इसे इस तरह से खुश होता हुआ देखा है। ये ऐसे छलांगे तो तब लगाता था जब मेरा शौहर घर में दाखिल होता था, और जब से उसने आज बच्चे को देखकर ऐसे ही छलांग मारना और शोर मचाना शुरू किया है। उसने बहुत ही टाइम बाद इस तरह की हरकतें की हैं, क्योंकि आज ये बहुत खुश है। वो ये बात कहकर हंसने लगी थी, जबकि मैं इन दोनों को देखने लगा था कि आखिर किस तरह की बातें कर रही है। ये पता नहीं क्यों मुझे बच्चे से बिल्कुल भी अपनापन नहीं लग रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि मर्दों को ज्यादा छोटे बच्चों से ज्यादा मोहब्बत नहीं होती। वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़ी बातें करने लग जाते हैं, शरारतें करने लगते हैं, खेलने लगते हैं, बोलने लगते हैं, तब जाकर उनसे मोहब्बत होने लगती है। लेकिन मुझे तो इस बच्चे से बिल्कुल भी ना तो अपनापन महसूस हो रहा था और ना ही कोई फीलिंग आ रही थी। ये कहने को तो मेरा पहला बच्चा था, मेरी और तहरीन की मोहब्बत की निशानी थी। पर मेरी बीवी बहुत ही खुश थी। अभी तक उसने इस बच्चे का नाम नहीं रखा था। मैं इससे बार बार कहता था कि इसका नाम रख लो, हम इसका नाम उस्मान रख लेते हैं, मुझे ये नाम बहुत पसंद है। वो मेरी इस बात पर खामोश हो गई थी। एक दिन बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो गई और मेरी बीवी का तो ऑपरेशन हुआ था, इसलिए वो बार बार घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। मैंने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, डॉक्टर यहाँ करीब में ही है। उसने कहा कि ध्यान से लेकर जाना और रैम्बो को अपने साथ लेकर जाना। मैंने कहा कि इसे साथ लेकर क्यों जाऊं, रैम्बो को संभालूं या फिर इस बच्चे को देखूं। फिलहाल मैं डॉक्टर के पास बच्चे को लेकर चला गया था। डॉक्टर ने कहा था कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, छोटे बच्चे कभी कभी बीमार हो जाते हैं। मैं डॉक्टर से डीएनए टेस्ट करवाना चाहता था। जब मैंने डॉक्टर से इस बारे में कहा तो डॉक्टर मेरी बात सुनकर हैरान हो गया था, लेकिन डॉक्टर मेरा जानने वाला था, इसलिए मेरी बात मान गया था। उसने कहा था कि ठीक है, डीएनए टेस्ट कर लेते हैं, छोटा सा ही टेस्ट होगा, लेकिन रिपोर्ट आपको 2 दिन के बाद मिलेगी। मैंने कहा था ठीक है। मैंने टेस्ट करवा लिया था और बच्चे को घर वापस लेकर आ गया था। बच्चा पहले से ठीक था। जब से बच्चा आया था तहरीर मेरी तरफ तो देख भी नहीं रही थी और वो पहले भी मेरी तरफ कहाँ देखती थी, अपने ही ख्यालों में खोई रहती थी। सिर्फ शादी के शुरू के दिनों में ही वो मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी। जब मेरे गले लगती थी तो आंखें बंद कर लेती थी। मुझे अब ऐसे लगने लगा था कि शायद वो मेरे गले लगकर ये महसूस करती थी कि मैं उसका पहला शौहर हूँ। मुझे तो ये समझ ही नहीं आती थी कि मेरी किस्मत इतनी बुरी कैसे हो गई थी। उस लड़की की वजह से मैंने अपने वालिदैन के भी अरमानों पर पानी फेर दिया था। जो उसने कहा था मैंने वही किया था, लेकिन ये तो किसी और के ही ख्यालों में खोई रहती थी। अब मैं उस बच्चे की तरफ भी हमेशा ही उस नजर से देखता था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर थी, और मैं इस बात पर हैरान था कि जब से ये बच्चा पैदा होने वाला था तो रैम्बो मेरी बीवी की तरफ देखकर अजीब तरीके से शोर मचाने लग जाता था। लेकिन अब जब से ये बच्चा इस दुनिया में आया था तो इस बच्चे के साथ बहुत अच्छा हो गया था। वो इसके आगे पीछे भागता था, खेलता था, उछलता था। मेरी बीवी, बेटे और रैम्बो को एक साथ खेलते हुए देखकर मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं किसी के लिए कुछ हूं ही नहीं। मेरी बीवी तो हमेशा अपने बेटे में ही बिजी रहती थी। 2 दिन के बाद मुझे डॉक्टर ने कॉल किया और बताया कि आपकी डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है, आप आकर ले जाओ। मैं बहुत परेशान था और जाना भी चाहता था। मैं ये भी सोचता था कि मैं रिपोर्ट लेने नहीं जाऊं, मुझे अपनी बीवी पर शक नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर मेरी मर्दानगी सामने आ गई और मैं चला ही गया था। डॉक्टर ने मुझे रिपोर्ट बताई तो मैं हैरान रह गया था और मुझे समझ आ गया था कि रैम्बो मेरी बीवी के पेट की तरफ देखकर इतना ज्यादा शोर क्यों मचाता था और अब इस बच्चे के आने से वो इतना खुश क्यों था। क्योंकि इस बच्चे का बाप मैं नहीं था, बल्कि मेरी बीवी का पहला शौहर था। जब वो इस दुनिया से गया तो मेरी बीवी माँ बनने वाली थी। जब तहरीन की मुझसे मुलाकात हुई थी उससे 1 महीने
पहले ही उसके शौहर की मौत हुई थी। उसने मुझसे झूठ बोला था कि उसके शौहर की मौत को 2 साल हो गए। उसके ही कुछ वक्त बाद मैंने अपनी बीवी से शादी कर ली थी। शायद मेरी बीवी को इस बात के बारे में पता नहीं था। मेरी शादी के बाद तभी तो वो बार-बार तहरीम को देखकर रैम्बो भौंका करता था। शायद उसको पता था कि मेरी बीवी का बच्चा होने वाला है और वो बच्चा उसके मालिक की औलाद है, और जैसा मेरी बीवी ने कहा है कि ये तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे इसका मालिक घर में ही आया है, क्योंकि वो मेरी बीवी के पहले शौहर की औलाद है। तभी तो अभी तक मेरी बीवी ने उस बच्चे का नाम तक नहीं रखा था। आज जब मैं घर वापस आया तो चुपचाप अपना सामान पैक करने लगा। वो मुझसे कहने लगी कि क्या बात है, क्या कर रहे हो, कहीं जा रहे हो क्या? मैंने कहा कि हाँ, जा रहा हूँ हमेशा के लिए। उसने कहा कि क्या मतलब है? मैंने उसे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखाई और सब कुछ बता दिया था। मैंने कहा कि बस मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, और इस सवाल के जवाब पर हम दोनों की जिंदगी लटकी हुई है। क्या तुम्हें इस बारे में पता था? अगर तुम्हें नहीं पता था तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और इस बच्चे को भी कबूल कर लूंगा। सारी जिंदगी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर तुम्हें पता था और फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला तो मुझे कोई और फैसला करना पड़ेगा। मैंने कहा देखो, आज तुम झूठ मत बोलना, सच बोलना, जो होगा सच होगा। हमारे बीच पहले भी बहुत झूठ थे। कुछ झूठ मैंने तुमसे बोले थे, लेकिन मैंने तुमसे झूठ बोलने की उम्मीद नहीं रखी थी। मेरी बीवी खामोशी से ये सब कुछ सुन रही थी, पर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा, ये मासूम बच्चा है और इसका तो बाप इस दुनिया में भी नहीं है। ये है, अगर तुम इसको सहारा दे दो तो अल्लाह हमेशा तुम्हारा भला करेगा। मैंने कहा, अल्लाह मेरी इस बात से ही भला नहीं करेगा। मुझे सिर्फ ऐसी बीवी की जरूरत थी जो सिर्फ मेरी होकर मेरे बारे में सोचे, लेकिन तुम तो अभी भी अपने पहले शौहर को नहीं भूल पाई हो, और ये बच्चा भी उसी का है। मैं कैसे तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? मुझे माफ कर दो, मैं इस रिश्ते को आगे लेकर नहीं चल सकता। मेरी बीवी रोने लगी थी। मैंने कहा कि वो एक जानवर था, एक कुत्ता था। उसको इस बात का आइडिया हो गया था कि ये बच्चा उसके मालिक का है, लेकिन मैं बेवकूफ बना रहा, आखिरी सांस तक बेवकूफ बना रहा। और अगर अभी मैं ये टेस्ट नहीं करवाता तो शायद मुझे तुम सारी जिंदगी बेवकूफ बना कर रखती। क्या तुमने मुझे एक बेवकूफ आदमी समझा था? इस बात से मुझे बहुत ठेस पहुंची थी। मेरी बीवी मेरे कदमों में बैठकर रो रही थी। मैं अपना सामान बांध कर घर से निकल आया था, और घर से आज मुझे अपने गाँव आए हुए 3 महीने हो गए। मैं अब दोबारा उस शहर में वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वहां जाऊंगा तो मुझे अपनी बीवी की याद आएगी। उसने मेरे साथ धोखा किया था, मुझे बेवकूफ बनाया था। मैं अपने वालिदैन के पास आ गया और मैंने उनसे माफी मांगी थी। शायद मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने अपने वालिदैन का दिल दुखाया था। मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी कैसे रह रही है। मैं उसको उसके हाल पर छोड़ आया था। मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। उसे इस बात पर बहुत अफसोस हुआ था कि मैं उसे तलाक दे चुका हूँ, लेकिन गाँव आने के बाद मैंने उसे कभी पलट कर नहीं देखा था। मैंने अपने माँ बाप को ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि वो लड़की बहुत चालाक थी, जो अपने फायदे की वजह से किसी के माँ बाप को उससे अलग करवा सकती है तो वो उसको भी धोखा दे सकती है। अपनी माँ की बात मुझे अच्छी तरह से समझ आ गई थी, और अब मैं अपने गाँव में ही नौकरी कर रहा हूँ। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे शहर जाने की जरूरत ही नहीं। मेरे माँ बाप की दुआओं से मेरी जिंदगी अच्छी गुजर रही है, लेकिन मेरे माँ बाप मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं और अपने माँ बाप की खुशी के लिए शादी करने के लिए तैयार हूँ।